हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिंग न्यू वर्ल्ड 17। मेरा नाम सुमन कुमार है और आज मैं आप लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे पिछले वीडियो पर बहुत सारा प्यार बरसाया और अपना वैल्यूएबल फीडबैक साझा किया। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। ज्ञान के इसी सिलसिले में आज मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में। तो आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के बारे में पूरी तरह से जानेंगे। अगर आपका भी सपना है कि आगे चल के आप असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर और प्रोफेसर बने, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ निकालने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। फिर देखेंगे कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसका एज लिमिट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस, क्वालिफाइंग मार्क्स, कितने मार्क्स ला करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं, और फॉर्म को कैसे फिलअप किया जा सकता है। इन सारी बातों का जानकारी इस वीडियो के तहत आपको मिलेगा। तो पूरे वीडियो में बने रहे, लास्ट तक बने रहे, सारा जानकारी आप लोगों को मिलेगा। एंड चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। अ, तो सबसे पहले बात करते हैं यूजीसी। व्हाट इज यूजीसी? यूजीसी इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन क्या है? यह एक स्टेटूटरी बॉडी है जो कि स्टेब्लिश किया गया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट ऑफ 1956 के अंदर, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। एंड नेट नेट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। बेसिकली यूजीसी नेट नेट जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो एज द नेम सजेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब कि इस एग्जाम को देने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। तो एलिजिबल किसके लिए होते हैं? एलिजिबल होते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप पाने के लिए, और आपको एडमिशन मिलता है इसके थ्रू पीएचडी में। हु एग्ज़ाम जो है एनटीए कंडक्ट करवाती है, वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी के बिहाफ पर कंडक्ट करवाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते हैं कि सीयूटी पीजी भी करवाता है, यही है, नीट करवाता है, बहुत सारे एग्जाम जो कि एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है तो करवाता है। और यूजीसी नेट का एग्जाम साल में कितने बार होता है? तो बेसिकली इसका एग्जाम साल में 2 बार होता है। एक बार जून सेशन में होता है, एक बार दिसंबर में होता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो हम लोग जानेंगे कि यूजीसी यूजीसी नेट करके, जेआरएफ करके आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो बेनिफिट नंबर 1, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। फाइनेंशियल सपोर्ट किस फॉर्म में? तो फेलोशिप मिलता है 31,000 पर मंथ का फर्स्ट 2 ईयर, और 35,000 पर मंथ नेक्स्ट 3 ईयर। तो ये फर्स्ट 2 ईयर और नेक्स्ट 3 ईयर क्या है? तो बेसिकली जब आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं तो आपको 3 साल के अंदर, विद इन 3 ईयर्स, आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। और जब आप पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो आपको पहले 2 साल आपको 31,000 मिलता है, एंड अगले 3 साल आपको 35,000 मिलता है। बेसिकली ये 5 साल के लिए मिलता है, और इसके साथ एडिशनल एचआरए भी मिलता है, हाउसिंग रेंट अलाउंस एंड रिचार्ज ग्रांट। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरा 31,000 ये 37,000 हो जाता है, और 35,000 42,000 हो जाता है। इसके दूसरे फायदे की बात करें तो एकेडमिक अपॉर्चुनिटी है। कैसे? तो पीएचडी एडमिशन में प्रायोरिटी दिया जाता है, आपको टॉप इंस्टीट्यूट में एंट्री मिलता है, जैसे आईआईटीज, आईआईएम, जेएनयू, जिसके तहत आप आगे अपना एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। एंड देन फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट जो होता है उसमें आपको प्रायोरिटी दिया जाता है। देन करियर एडवांटेजेस हैं इसका तीसरा नंबर। करियर एडवांटेज क्या है? तो पहला तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए, पीएचडी कर सकते हैं इससे। फिर पीएसयू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होता है एंड गवर्नमेंट बॉडीज होता है, इसके लिए आपको कंसीडर प्रायोरिटी दिया जा सकता है। एकेडमिक एंड रिसर्च प्रोफाइल आपका इससे इनहेंस होता है। चौथा जो कि सोसाइटल है, प्रेस्टीज मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, इससे आपका रिज्यूम और क्रेडिबिलिटी बूस्ट होता है। अब बात करते हैं कौन कौन एलिजिबल है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो वह सारे कैंडिडेट जो मास्टर्स में एडमिशन लिए हैं वो सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। कंडीशन ये है कि आपका मास्टर्स में फाइनल डिग्री में
जनरल को 55% मार्क होना चाहिए और SC ST OBC NCL and PWD का 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। एंड इस फॉर्म को भरने के लिए एक चीज़ और ध्यान में रखना होता है कि आप जो है जिस सब्जेक्ट से फॉर्म डाल रहे हैं वो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होना चाहिए। ग्रेजुएशन मान के चलिए आपने किसी अदर सब्जेक्ट, मान के चलिए एग्जांपल इंग्लिश से किया, बट पोस्ट ग्रेजुएशन आप हिस्ट्री से कर रहे हो, तो आप हिस्ट्री से ही भर सकते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। एज लिमिट की बात करते हैं कि एज लिमिट इसमें क्या है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। हाउएवर जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए मैक्सिमम 30 इयर्स फॉर यू आर कैंडिडेट, रिजर्व कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट, और 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है SC ST OBC NCL PWD और फीमेल कैंडिडेट को, फीमेल एंड थर्ड जेंडर कैंडिडेट को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम पैटर्न क्या है इसके। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं और ये पूरे सिंगल 3 आवर का सेशन होता है, बीच में नो ब्रेक, जिसमें पेपर 1 50 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स हो गया। पेपर 2 जो कि जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म डाले हैं उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, उससे 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का। एंड इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता है, ना कि पेपर 1 में और ना ही पेपर 2 में। अब सिलेबस का ओवरव्यू करते हैं कि सिलेबस क्या-क्या होता है। कि पेपर 1 जो कि कॉमन होता है, सबके लिए होता है, तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन सिस्टम एंड पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो बेसिकली अगर पेपर 1 को देखा जाए तो ये आपके जनरल एप्टीट्यूड को चेक करता है, और पेपर 2 जो कि आपका पूरी तरह से जिस सब्जेक्ट से आप भरे और एमए में आपका जो सब्जेक्ट है दोनों तो सेम ही होता है, उस उस पर बेस्ड होता है और 100 क्वेश्चंस इससे होते हैं। आपको अगर डिटेल सिलेबस देखना है तो आप एनटीए के वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं, लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ कमिंग टू क्वालिफाइंग मार्क्स। तो इसके लिए कितने मार्क्स ला करके आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक होता है मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ। इस ये क्या होता है कि कम से कम आपको उतने मार्क्स लाने हैं, तब आपका पेपर चेक किया जाएगा, मतलब आप उस लिस्ट में आने के लिए एलिजिबल होंगे। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 जो दोनों मिलाकर के 300 मार्क्स का आता है, उसमें से जनरल को 40% मिनिमम लाना होता है। 40% का मतलब 120 मार्क्स मिनिमम लाना है, तभी जाकर के वो एलिजिबल हो पाएँगे कि उनका आगे चेक हो। और SC ST OBC EWS PWD को मिनिमम 35%, मतलब पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिलाकर के 105 मार्क मिनिमम लाना होता है। और इसमें यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि नेट और जेआरएफ में डिफरेंस क्या होता है। तो बेसिकली डिफरेंस होता है तो सिर्फ स्कोर का। नेट वैसे कैंडिडेट को मिलता है जो कि टॉप 6% के अंदर आते हैं। टॉप 6% को अगर मैं परसेंटाइल में बात करूँ तो 94 परसेंटाइल से एबव जो भी आते हैं वो नेट के लिए क्वालिफाइड होते हैं और उसको नेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, जो एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। और फिर बात करते हैं कि जो टॉप 6% नेट क्वालिफाइड होते हैं, उस टॉप 6% का भी टॉप 6% को जेआरएफ अवार्ड मिलता है। बेसिकली अगर इसको परसेंटाइल में बात किया जाए तो टॉप 1% को जेआरएफ अवार्ड मिलता है, जो कि वैलिड होता है 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट। मतलब ये हो गया कि जब आपका रिजल्ट आया जेआरएफ का, उससे 3 साल के अंदर आपको किसी कहीं ना कहीं पीएचडी में एडमिशन लेना है, तभी जा करके आपको जो स्टिपेंड है 37,000 का और 42,000 का। 37,000 जो फर्स्ट ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 3 ईयर के लिए 42,000, तो वो उसका वो बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी जो साल में 2 बार इसका होता है एग्ज़ाम, तो जून सेशन का नोटिस आ चुका है, नोटिस जो कि 16 अप्रैल 2025 से ही स्टार्ट हो चुका है, एंड इसका लास्ट डेट 7 मई 2025 है। आप एग्जामिनेशन फी लास्ट डेट 8 सबमिट करने का 8 मई 2025 है, एंड बाद बाकी लिखा हुआ है कि करेक्शन विंडो ओपन होगा 9 मई टू 10 मई करेक्शन विंडो, एंड अनाउंसमेंट ऑफ सिटी एग्जाम सेंटर, डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, ये सब सारे बाद में बताए जाएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 21 जून से 30 जून के बीच कभी भी हो सकता है, टेंटेटिव है। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट ऑब्वियसली एडमिट कार्ड से पता चलेगा, एंड वेबसाइट दिया हुआ। इसमें ये भी देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी क्या है।
एप्लीकेशन फ़ीस जनरल और अनरिजर्व्ड के लिए 1150 रुपये हैं, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल के लिए 600 रुपीज़ एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर के लिए 325 रुपये हैं। और अब आप बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए उसके सिलेबस को पूरी तरह से थॉरोली जानना पड़ता है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में कैसा ट्रेंड रहा है, किस सब टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, उससे एनालिसिस करते हैं, और टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है डिटेल में, तो आप अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में जान सकते हैं। लिंक यहाँ पर दिया हुआ है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और सेम दिसंबर 2024 का कट ऑफ दिया हुआ है, तो आप इसको देख करके एक अनुमान लगा सकते हैं कि कितने मार्क्स, रेफरेंस के लिए आप इसको देख सकते हैं कि कितने मार्क्स लाने पर आपको नेट के लिए और जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ तो बेसिकली देखा जाए कि अगर आप अपना करियर एकेडमिक एंड रिसर्च में बनाना चाहते हैं, तो नेट जेआरएफ आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। प्लीज़ गो अहेड विद दिस। और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, कोशिश किया जाएगा पूरा जवाब दिया जाए। एंड और इस तरह से वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑन योर वैल्यूएबल फीडबैक। इससे मुझे पता चलता है कि कहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है। और आपको अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि उस पर वीडियो लाया जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।